Okay, so in this lecture, we'll just talk about, we'll continue the chapter. Life processes. Okay, उसमें से last time we checked on our aerobic respiration in detail. We'll just cross check with our aerobic respiration, and then we'll move on to anaerobic respiration. कि anaerobic respiration में क्या होता है and कौन से type of organisms में होता है. Okay, so if you remember, हमने जो एरोबिक रेस्पिरेशन का देखा था उसमें क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो यू हैव ऑलरेडी आंसर दैट क्वेश्चन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज नथिंग बट रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जहां पे यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन in terms for converting your carbohydrates or converting your glucose into ATP, right? You want to produce ATP, so you're using carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ATP, which is the energy currency. What is the full form of ATP again? Adenosine triphosphate, right? So ATP हम बनाते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू ATP, और वो एनर्जी के लिए इफ यू रिमेम्बर हमारे पास 3 अलग अलग स्टेप्स थे, राइट? तो लेट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं थ्रू आवर फ्लो चार्ट की एग्जैक्टली क्या होता है. तो जैसे हमने कहा था कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है. So this is a carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है हमें. कार्बोहाइड्रेट में मोस्टली वी चूज ग्लूकोज, right? So I'm not mentioning glucose right now. Let's take carbohydrate as the whole source of energy. तो कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के साथ हम करेंगे पहला स्टेप. इफ यू रिमेम्बर व्हाट डिड वी डू विद ग्लूकोज? ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, राइट, how we remembered it? Glucose, right? Glyco breakdown करना मतलब lysis करना, right? Lysis is the word for breakdown. So together when I'm talking about कि carbohydrate को हम पहले break down करेंगे, that means can I say कि I am doing glycolysis? That means I am breaking down the glucose, right? So यहाँ पे first step में I am doing glycolysis. Glycolysis करने के बाद if you guys remember, glycolysis करने के बाद हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज था 6 कार्बन का, राइट? 6 कार्बन का ग्लूकोज था. उसमें से हमने जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया ग्लाइकोलाइसिस करके, तब हमको मिला 3 कार्बन का मॉलिक्यूल. और वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा था? वी गॉट पायरुविक एसिड, या फिर तुम उसको पायरुवेट करके भी बोल सकते हो, राइट? तो ग्लाइकोलाइसिस करके कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया इनटू पायरुविक एसिड, बराबर. अब ये पायरुविक एसिड इफ यू रिमेम्बर दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट? फर्स्ट रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस का था कि फर्स्ट रिएक्शन में तुम्हारा, मैं रिएक्शन को एक काम करती हूँ, सर्कल शेप दे देती हूँ, ठीक है, तो याद रहेगा. ग्लाइकोलाइसिस किया, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बन गया, पायरुविक एसिड, राइट? तो पायरुविक एसिड के बाद इफ यू रिमेम्बर एक बहुत छोटा सा रिएक्शन हुआ था, और ये सारा रिएक्शन हो रहा था किधर? ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट? साइटोप्लाज्म के बाद वापस ये पायरुविक एसिड में थोड़ा सा चेंज हुआ, एंड दिस पायरुविक एसिड बिकम एसिटाइल कोए, राइट? एसिटाइल कोए बन जाता है, विच इज अ वेरी शॉर्ट रिएक्शन, जहां पे ये 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड सिर्फ एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, रिलीजिंग फ्यू एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल. एंड दिस एसिटाइल कोए, दैट इज, अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो एसिटाइल coenzyme A, this is in next reaction, it is just a way of participating into, it is entering into the next cycle जिसका नाम था क्रेब्स साइकिल, बराबर. ये एंटर होता है इनटू
क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा जो एसिटाइल कोए है, दिस एसिटाइल कोए विल गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. Now when I am saying completely oxidized, can I say कि this acetyl CoA will get first time oxidized over here in Krebs cycle? तो acetyl CoA ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीट ऑक्सीजन यूज करने के बाद क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा. क्रेब्स साइकिल में दिस एसिटाइल कोए विल गेट कन्वर्टेड, यहाँ पे हमको एटीपी मिलेगा. अरे हम NAD, इफ यू रिमेम्बर वी गेट NAD, वी गेट FAD, तो वो सारी चीजें होंगी. और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा है, ये क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. नो मोर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट? So after Krebs cycle, what happens? After Krebs cycle के बाद तुमको फाइनल जो मिलेगा वो होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, that is water molecule, and you will get energy, right? Yes, so you will get carbon dioxide, you will get water molecule, and you will get energy molecule. This is a simple format कि how your aerobic respiration takes place. बराबर, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज अरे ग्लाइकोलिसिस करेगा, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, दैट इज योर पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल. नाउ दिस क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, ये एसिटाइल कोए जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. नाउ बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक और एक रिएक्शन आता है जो है तुम्हारा ETC, इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, कि तुम्हारा ये जो NAD है, FAD है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो NAD का क्या होता है, NAD will get converted into 3 ATP, राइट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, इफ यू रिमेम्बर वेल, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में, राइट? F1 पार्टिकल में होगा तुम्हारा ETC का रिएक्शन. तो ETC जो चेन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन विल लीड टू कन्वर्जन ऑफ 1 NADH, 1 NAD को कन्वर्ट, NADH2 को कन्वर्ट करेगा इनटू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, राइट? एंड whereas एक FADH2 को कन्वर्ट करेगा इनटू 2 ATP मॉलिक्यूल. मतलब हर एक NADH2 पे हमको 3 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे, whereas हर एक FADH2 पे हमको 2 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे. ये हमने देखा था ETC के रिएक्शन में, which I am not mentioning over here because that is just conversion of your ETC. क्यों होता है ETC? सिर्फ होता है ताकि वो जो NAD FAD मिला है, मतलब NADH2 और FADH2, उसको भी तुम ATP में कन्वर्ट कर सको. इसीलिए तुम्हारा जो है वो रिएक्शन होता है किसका, ETC का. कहाँ पे हो रहा है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. बट वेयर, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हम वो जो पार्टिकल्स होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, राइट? So this is an overview कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए. Now here when I am talking, why I am repeating कि it is about carbohydrate, because you don't just eat carbohydrate. हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, राइट? हम खाते हैं प्रोटीन्स, हम खाते हैं लिपिड्स, राइट? तो वो सारी चीजों का रिएक्शन कैसे होगा. हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस करेगा. यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वाला जो रिएक्शन है वो एनारोबिक है. क्यों एनारोबिक है? बिकॉज ग्लाइकोलिसिस करने के लिए तुमको ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है. सो जब तुमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो वो बट ऑब्वियस सी बात है वो हो जाएगा एनारोबिक रिएक्शन, राइट? मतलब तब तक के लिए, जब तक तुमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तब तक वो एनारोबिक ही प्रोसेस कर रहा है. बट जैसे ही तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो कब हो रहा है, वो हो रहा है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में. जब एसिटाइल कोए बन रहा है, एसिटाइल कोए को जब ऑक्सीडाइज करना है कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाने के लिए, तो उस टाइम पे तुमको ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जरूरत है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ
reaction, you will start needing oxygen, and then your anaerobic reaction will get converted into your aerobic reaction, right? I hope I'm making sense to you guys. So that is about your carbohydrate, right? But we don't get energy only from carbohydrate, मतलब और भी reactions होंगे जो होंगे, तो और किसके साथ होते हैं? जैसे for example, let's take an example of lipids. ठीक है, लिपिड्स मतलब क्या? लिपिड्स मतलब फैट्स. तो अगर लिपिड्स है, ठीक है, ये लिपिड्स को भी रिएक्शन करना है. वो लिपिड्स में क्या होगा? अगर मुझे लिपिड्स इज नथिंग बट फैट्स, बट हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि जो फैट्स हैं, जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है, हम उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, जिसमें से हम चूज करते हैं कि ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट? बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिपिड्स व्हिच इज नथिंग बट फैट्स, उस टाइम पे जब लिपिड्स ब्रेक डाउन होता है तो वो बनाता है तुम्हारा फैटी एसिड्स, राइट? ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था. ये बनाएगा फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स बनाने के बाद ये फैटी एसिड्स जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इन, अब ये पार्टिसिपेट करने को ट्राई करेगा डायरेक्टली इनटू योर क्रेब्स साइकिल. बट क्रेब्स साइकिल में कौन पार्टिसिपेट करता था अब तक? क्रेब्स साइकिल में तो एसिटाइल कोए करता था, राइट? एसिटाइल कोए कन्वर्ट करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे? अब सीधा हम ये एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एसिटाइल कोए, राइट? तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोए, एंड दिस एसिटाइल कोए विल पार्टिसिपेट इनटू योर, तो ये हो गया मेरा एसिटाइल कोए, राइट? एंड दिस एसिटाइल कोए विल पार्टिसिपेट into Krebs cycle, and this is how your lipid participate to form your energy. मतलब क्या? ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप स्किप हो गया, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए वाला स्टेप स्किप हो गया, डायरेक्टली कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है कि लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोए में. और फिर एसिटाइल कोए जैसा नॉर्मल स्टेप था कि एसिटाइल कोए जो है वो पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में, और फिर वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी मॉलिक्यूल, राइट? तो वो ऐसे जाएगा. ये हो गया हमारे लिपिड्स की बात. बट क्या हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स खाते हैं? नहीं, राइट? हम इसके साथ साथ वी ऑल्सो कंज्यूम, what do we consume? We also consume proteins, right? तो अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोटीन्स की बात करूं, तो जब हम प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं तो ये प्रोटीन्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे नॉर्मल रिएक्शन में? सो दिस प्रोटीन, इफ यू गाइज रिमेम्बर, प्रोटीन्स के प्रिकॉर्सर्स क्या है? मतलब प्रोटीन्स, अगर एक प्रोटीन इज अ मोनोमर, मतलब उसका कोई एक पॉलीमर, मतलब उसका कोई एक मोनोमर होगा, एम आई राइट? तो मतलब मोनोमर्स क्या है कि एक यूनिट है. ऐसे दो मोनोमर्स तो डाइमर हो गया, तीन मोनोमर्स, चार मोनोमर्स, ऐसे ढेर सारे मोनोमर्स जो है, इफ दे आर कमिंग टुगेदर एंड इफ दे आर मेकिंग अ चेन, that will become my polymer, right? तो प्रोटीन्स को अगर मैं पॉलीमर बोल रही हूँ, मतलब उसका कोई तो एक मोनोमर होगा, राइट? तो प्रोटीन्स का मोनोमर होता है तुम्हारा अमाइनो एसिड्स या फिर अमीनो एसिड्स, whatever you are comfortable calling it as. So your proteins will break down into amino acids, and now this amino acid also has to participate to prepare energy. How will it participate? Just like your fatty acids. जैसे तुम्हारे fatty acids ने जो है acetyl CoA बनाया, same way तुम्हारे amino acids भी वही चीज करेगा. Amino acids will participate and it will form your acetyl CoA. ओके, एंड अगेन जैसे तुम्हारा फैटी एसिड्स के साथ हुआ था, सेम चीज होगा एसिटाइल कोए के इन अमाइनो एसिड्स के साथ, जहां पे तुम्हारा प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, एंड दिस अमाइनो एसिड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल
CoA, and this acetyl CoA will further participate into your Krebs cycle, and this Krebs cycle will give rise to carbon dioxide and water. Why we are not writing ETC again? Because यहाँ पे जो भी Krebs cycle में NAD FAD मिला होगा वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD देगा. इधर लिख देती हूँ मैं चाहिए तो. So over here the concept is that your one NADH2 will give 3 ATP molecules, whereas my one FADH2 molecule will give 2 ATP molecules, right? This will happen कहाँ पे होगा? ये होगा मेरा ETC में. ये ETC किधर होता है? ये ETC होता है F1 पार्टिकल, और ये F1 पार्टिकल किधर होता है? F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं हम, क्या क्या हुए थे यहाँ पे. ग्लाइकोलिसिस हुआ. ग्लाइकोलिसिस कब होता है? सिर्फ तभी होता है जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. मतलब कैन आई से कि ग्लाइकोलिसिस तभी पार्टिसिपेट करेगा जब एक कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व होगा. मतलब व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट इज इन्वॉल्व्ड टू डू अ रिएक्शन, कैन आई से, यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख देती हूँ कि किधर हो रहा है. तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है, कैन आई से ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. सॉरी ग्लाइकोलिसिस होगा मेरा साइटोप्लाज्म में, राइट? है ना. और साइटोप्लाज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगा. ग्लाइकोलिसिस के बाद जितने भी रिएक्शंस होंगे सारे के सारे किधर होंगे? सारे के सारे होंगे मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में. मतलब मेरा जो क्रेब्स साइकिल है, जो मेन रिएक्शन है, वो क्रेब्स साइकिल भी किधर हो रहा है? मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट? And if you know, mitochondria is the powerhouse of the cell. So I hope now it's very clear why you used to study this in your lower standards कि क्यों mitochondria को powerhouse of the cell बोलते हैं. Because mitochondria is the main site जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल बना हो, वो फाइनली एटीपी मॉलिक्यूल जो है, जो एटीपी विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी इन आवर बॉडी, वो कहाँ पे बनता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बनता है. गॉट इट? बाकी सारे रिएक्शंस जो है वो या तो आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, या तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में होते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में होता है. बट जो फाइनल एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो बनता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. Okay, I hope this part is clear, and this will complete your aerobic respiration overview. Not just about carbohydrate, but also about your lipids and also about your proteins, right? तो proteins, carbohydrate, lipids is nothing but fat. तो तीनों चीजें जो तुम न्यूट्रिशन के तौर पे लेते हो, वो तीनों चीजें properly describe हो गई कि how these three things are participating, or how these three molecules are broken down so that these three molecules can produce energy. Okay, let's take an overview reaction कि overall reaction क्या था जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि तुम्हारा carbohydrates you are taking, right? So let's take कि you are talking about carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिकली यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, right? C6H12O6, this is the formula of the glucose. ये ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होगा, और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पे आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? This aerobic respiration will finally get converted into, let's not get into numbers, in simple words, glucose जो है वो convert हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और प्लस उसके साथ हमारा मेन चीज बनेगा वो है हमारा ATP, राइट? ATP क्या क्यों चाहिए हमको ATP? बिकॉज ATP इज द एनर्जी करेंसी. एनर्जी करेंसी, इससे हमको फाइनली एनर्जी मिलने वाली है, जिससे वी विल परफॉर्म आर all the kinds of life processes that we do, right? So final equation यही होगा कि तुम्हारा जो है
ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को यूज करेगा, ऑक्सीजन को यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एटीपी मॉलिक्यूल बनाएगा, जिससे फाइनली हमको एनर्जी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल वो एक्सहेलेशन के थ्रू भी निकल जाएगा। इज इट क्लियर? दिस रिएक्शन इज क्लियर? या So we are done with aerobic part. Now let's cross check with our next part, that is anaerobic respiration. ठीक है, ये भी अभी मैं डिटेल में नहीं जाते, ये भी हम लोग फ्लो चार्ट की तरह देखते हैं, जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लूकोज के, अभी नॉर्मल पहले देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग अलग अलग देखते हैं। जैसे क्या कि मेरा पहले आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज देयर ऑलरेडी, right? This glucose molecule is then broken down by the reaction called as glycolysis, राइट? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस, अब रिएक्शन को सर्कल में रख लेते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो है वो आता है हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है। कौन सा मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद? जब हम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, वी गेट पायरुविक एसिड, राइट? अब जब ये पायरुविक एसिड बनता है ना, अब मैं वापस से ये सारे स्टेप्स क्यों रिपीट कर रही हूँ? तो देखा देखा लग रहा है, बराबर। पायरुविक एसिड तक सब देखा देखा लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी कर ली है, कहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन में, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं है। मतलब व्हेन आई एम सेइंग कि दिस स्टेप, यू नो, ऑल दिस ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड का ये पूरा जो रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, व्हेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, कैन आई से दिस इज अ कॉमन पाथवे। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एनारोबिक भी हो रहा है, क्योंकि ये इज काइंड ऑफ अ कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। बट पायरुविक एसिड के बाद जो है वो चेंजेस होने लगते हैं। वो क्या चेंजेस हो रहे हैं? क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो फर्मेंटेशन, बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए फर्मेंटेशन होने वाला है। नाउ बिकॉज इट इज अ रिएक्शन, लेट्स कीप इट इन सर्कल, तो यहाँ पे हो रहा है फर्मेंटेशन। नाउ व्हेन आई एम सेइंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में यू विल ऑलवेज गेट, यू नो, रिएक्शंस लाइक अल्कोहल, अ पंजेंट टेस्ट, यू नो। तो लेट्स सी कि यहाँ पे व्हेन माय पायरुविक एसिड इज गेटिंग फर्मेंटेड, तो फर्मेंटेशन के बाद मुझे मिलेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स। सो आई विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब बेसिकली क्या मिलेगा मुझे? डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब जो मेरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे एक एग्जांपल हो गया मेरा विनेगर, okay. One example can also be vitamins or vitamins, whatever you want to say, etc, etc, etc. Okay, so my glucose will get converted into pyruvic acid, and this pyruvic acid, instead अगर उसके पास ऑक्सीजन होता तो वो एसिटाइल कोए बनाता, एसिटाइल कोए बनाने के बाद वो जो है जाता सीधा का सीधा क्रेब्स साइकिल में। बट यहाँ पे बिकॉज आई डोंट हैव ऑक्सीजन, इट इज अंडरगोइंग फर्मेंटेशन, एंड फर्मेंटेशन बना के वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसे कि विनेगर, वो बना रहा है विटामिन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आई एम गेटिंग, राइट? एंड ये प्रोडक्ट्स जो है, दीज प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन तो हो रहा है, बट ये फर्मेंटेशन किसके हेल्प से हो रहा है? दीज फर्मेंटेशन इज so sorry, this fermentation is participating because of various, मतलब this fermentation is taking place because of various microbes. Got it? तो microbes मतलब क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो व्हेन आई एम सेइंग कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो विनेगर हो, विटामिन हो, या कोई और प्रोडक्ट हो जो फर्मेंटेशन के हेल्प से बनता है, तो फर्मेंटेशन के हेल्प से बनने के लिए, वो फर्मेंटेशन करने के लिए तुमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक टाइप का रिएक्शन। अब और क्या हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस कर रहा है जैसे कि वो पहले कर रहा था, ठीक है, बट अब क्या होगा, लेट्स से कि वापस से पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है अगेन इट इज फॉर्मिंग पायरुविक एसिड, दैट मीन्स कैन आई से लेट्स टेक इट इज मेकिंग पायरुवेट, ओके, अगेन ग्लाइकोलिसिस इज फॉर्मिंग पायरुवेट, राइट, अब पायरुवेट वापस से फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है, मतलब मेरे फर्मेंटेशन तक का रिएक्शन सेम है, बट व्हाई एम आई राइटिंग इट अगेन, आई लेट यू नो, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ कि पायरुविक एसिड को फर्मेंटेशन करना है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बोला था कि अलग अलग माइक्रोब्स, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर। लेट मी स्पेसिफाई कि ये जो मैं फर्मेंटेशन की बात कर रही हूँ, दिस फर्मेंटेशन में स्पेसिफिकली यू आर नॉट गेटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक विनेगर एंड वाइटामिन्स, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अल्कोहल्स, ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या था, फर्मेंटेशन एक रिएक्शन था, ठीक है, फर्मेंटेशन रिएक्शन था, बन क्या रहा है, बन रहा है अल्कोहल, ओके, एंड दिस अल्कोहल इज फॉर्म्ड, अभी वेरियस माइक्रोब्स नहीं लिखूंगी यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, वो है तुम्हारा यीस्ट, ओके, सो दिस यीस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अल्कोहल्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल प्रोड्यूस करना है, तो अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस करोगे, अल्कोहल प्रोड्यूस करोगे बाय यूजिंग yeast as a microorganism, and this yeast will do fermentation reaction where this yeast will convert your glucose को break down करेंगे by the reaction of glycolysis होके pyruvic acid बनेगा, pyruvic acid का finally rather than pyruvic acid because there is no oxygen, pyruvic acid जो है ऑक्सीजन ले मतलब एसिटाइल कोई बनाएगा, फिर एसिटाइल कोई से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के जगह पे इट विल डायरेक्टली अंडरगो fermentation by your yeast reactions to form. We talked about acetyl CoA, we talked about alcohols, then we talked about your vinegars and all. Let's talk कि और एक reactions होता है, same reaction होगा, I'm writing it again, okay, to keep it easier. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, अब ये ग्लाइकोलिसिस जो है वापस से बनाएगा पायरुविक एसिड, तो आई एम राइटिंग इट अगेन, पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट बन रहा है, ये पायरुवेट विल अगेन अंडरगो फर्मेंटेशन बिकॉज नाउ एक बात याद रख लो, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, मतलब इफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, चाहे यीस्ट हो चाहे कोई अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डूइंग anaerobic respiration, one thing you should be very clear about that is कि if anaerobic respiration is taking place, that means फर्मेंटेशन रिएक्शन कंफर्म्ड है, कोई और रिएक्शन नहीं होगा, फर्मेंटेशन रिएक्शन जो है कंफर्म, यहां तक स्टेप्स कॉमन होंगे, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के बाद उसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए बनाने की जगह सीधा जाएगा फर्मेंटेशन करने, वो तीनों भी जगह पे कॉमन है। अब तक हमने यीस्ट देख लिया अल्कोहल बनाने के लिए, राइट, हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख लिए, दैट इज योर विनेगर, यू हैव चेक्ड ऑन विद विनेगर, यू हैव चेक्ड ऑन विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि विटामिन्स। ओवर हियर लास्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच the product which I'm talking about is my lactic acid, okay, so what happens, lactic acid सुना सुना लग रहा है, right, lactic acid जो है वो एक type of कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं लैक्टोज शुगर। लैक्टोज इज अ शुगर विच इज जनरली फाउंड इन मिल्क, तो तुम्हारा जो भी मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो शुगर होता है उसमें वो उसको हम बोलते हैं लैक्टोज शुगर, जो मिल्क में होता है। और वो मिल्क को जब तुम दही में कन्वर्ट करते हो, तुम अगर टेस्ट भी चेक करोगे, मिल्क का टेस्ट इज वेरी स्वीट, राइट, व्हाई, बिकॉज लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ अ शुगर, ओके, बट when you taste दही, दही उसी से बनता है,
मिल्क से बनता है, बट जब तुम दही को टेस्ट करते हो, दही कैसा टेस्ट होता है, इट्स वेरी सार इन टेस्ट, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ, इट टेस्ट वेरी एसिडिक व्हेन आई एम सीइंग सार. सार इज अ फ्लेवर ऑफ एसिड, राइट? if you remember, you must have studied in chemistry, when you study acid और base का difference, तो उसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि एसिड, जब तुमको पहचानना होता है कि कोई चीज एसिडिक है, तो उसका मेन फंक्शन ये होता है कि इट्स टेस्ट इज वेरी सार. ऑब्वियसली यू कांट टेस्ट ऑल द काइंड ऑफ एसिड, बट लैक्टिक एसिड इज वन टाइप ऑफ एसिड. या फिर एक एग्जांपल ले लेते हो, तुम्हारा जो दही है, वो दही जो है वो एसिडिक होता है, राइट? सो क्या होता है उसमें कि यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि योर bacteria, okay, now which type of bacteria? Here we are talking about specific types of bacteria. Let's specify कि यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. ओके, एरिथ्रोसाइट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं तुम्हारे आरबीसीज. ओके, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. erythrocytes are nothing but your RBC, which is nothing but your red blood cells. Okay, erythrocytes, या फिर एक एग्जांपल ले लो तुम्हारा मसल सेल्स का. I'll tell you why. अभी दही से सीधा हम लोग ब्लड में कैसे पहुंच गए? सो क्या होता है कि why I'm saying lactic acid is also produced in muscle cells and erythrocytes. मसल सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं. व्हेन यू नो कंटिन्यूअसली डूइंग एक्सर्शन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो एंड योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड एट ऑल, तो व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू कंटिन्यूअसली डूइंग एक्सर्शन, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बहुत कॉमन होगी कि योर ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, राइट? So what happens exactly? You're breathing fast because you are utilizing a lot of energy which is stored in your body. ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा ब्रीदिंग करो. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्रीदिंग करोगे उतना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है, दैट इज योर ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, दैट विल स्टार्ट गेटिंग ब्रोकन डाउन. It will break down, it will form your energy, right? But sometimes what happens, the amount of work you're putting into the exercise or whatever activity you're doing, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, मोस्टली ये सारी चीजें जो मसल सेल्स की बात करिए, स्विमिंग फॉर बहुत कॉमन है स्विमिंग में कि यू आर डूइंग स्विमिंग फॉर अ वेरी एक्सटेंडेड टाइम, कि कंटिन्यूसली कर रहे हो, योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड. एट अ पॉइंट ऐसा होगा, इफ यू आर नॉट हाइड्रेटेड, ऑक्सीजन बराबर नहीं जा रहा, तो क्या होगा, मसल सेल्स में जो तुम्हारा ग्लूकोज स्टोर्ड है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एनिमल बॉडी में जो ये होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट? तो ये ग्लाइकोजन जो है, दिस ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन योर लिवर एंड योर मसल्स. एंड मसल्स में फॉर एग्जांपल स्टोर हो गया, बट उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बट मसल्स आर कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग, दे आर रिलैक्सिंग, राइट? बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इनटू एक्सरसाइजेस. कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन, इट नीड्स more and more ATP, more and more energy, but there is very less supply of oxygen. इन रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा इसलिए, बट एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है. तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हम नहीं कर सकते, बट द बॉडी हैज टू प्रोवाइड यू एनर्जी, व्हाट द बॉडी विल डू, द बॉडी विल शिफ्ट इट्स एरोबिक रेस्पिरेशन इनटू एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड एट दैट टाइम व्हाट इट विल डू, मसल सेल्स में, rather than following the path of aerobic respiration which should be followed to perform your complete reaction and get converted into carbon dioxide and water and energy, what it will do, it will start forming lactic acid. Okay, because ये process करने के बाद भी तुम्हारा fermentation हो रहा है, उसके बाद भी you will some amount of energy will be released which should be enough to give you energy to perform that particular activity. But if you will notice, ये टाइम पे तुमको बहुत जल्दी स्ट्रेन आ जाएगा, you will get muscle strains, बहुत जल्दी क्रैम्प्स आ जाते हैं. So all these cramps, these muscle strains are result of these lactic acid which are formed in your muscle cells because your body is not properly hydrated. Okay, this is just an additional background of how these lactic acids are formed in your muscle cells. Then same goes with your erythrocytes, that is your red blood cells. And also जो हम योगर्ट का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लो तुम्हारा लैक्टोबैसिलाई. ओके, लैक्टोबैसिलाई
performs anaerobic respiration. What it does, it will take lactose sugar, which is a sugar in your milk. It will do fermentation of the sugar. It will convert the lactose sugar into lactic acid, which will completely convert your sugar into your milk, which has sugar, into your yogurt, which is lactic acid. Okay. So this is how your complete yogurt is formed. This is how your fermentation takes place. And this is how your complete anaerobic reaction takes place. Okay, I hope it's clear.